सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज अध्याय 2 राजा, किसान और नगर का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम इस चैप्टर का शेष भाग कवर करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि, उपज बनाने के तरीके, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण, नगर एवं व्यापार, इसमें नए नगर, नगरीय जनसंख्या, उपमहाद्वीपीय और उसके बाहर का व्यापार, सिक्के और राजा। मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ब्रह्मी और खरोष्ट लिपि का अध्ययन, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, और अंत में अभिलेख जो साक्ष्य हैं उनकी क्या सीमाएं होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, एक चीज़ है अभी तक जो हमने सीखी है वो ये कि राजा, या तो राजा ने खुद अभिलेख वगैरह जो छपवाए हैं या लगवाए हैं वो राजा की मर्जी से हुआ है। यानी राजा जिस तरह से चाहता था वैसी हमें जानकारी मिली है। या तो साहित्य में जो साहित्यकार थे वो राजा के अनुसार ही दे रहे थे अधिकांश। इसमें जो हम देखने वाले हैं वो ये जनता में राजा की छवि क्या थी, ये कैसे पता चले, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। आप राजा और प्रजा के संबंधों की जानकारी अभिलेखों से संभव नहीं है, क्योंकि अभिलेख तो राजा खुद बनवाते थे, तो वो अपने विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र रूप से कैसे मिलेगी। अब देखिए, यहाँ जो ग्रामीण प्रजा और राजा के बीच जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण रहते थे, इसकी जानकारी मिलती है। और ये कहाँ से मिलती है? किस्से कहानियों से। जो पहले 6वीं शताब्दी के आसपास किस्से कहानियाँ हुआ करते थे, बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया, जिनको जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह की कथाएं थीं, और उनमें ये एक गंध दिन तो इस तरह की एक कथा है। उसमें कोई निश्चित नहीं होता है। उसमें ये बताया गया है कि एक राजा है जो जानकारी हासिल करना चाहता है अपनी प्रजा, उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है, तो वो किसी को बताता नहीं है और वेश बदल कर ग्रामीण वेश में निकल जाता है। तो वहाँ जाके सभी से पूछता है, बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से, सब अपना अपना दुखड़ार होते हैं कि हम ये परेशान हैं, हमें वो परेशान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिन में जो टैक्स वसूलने वाले हैं, पुलिस वाले हमें परेशान करते हैं, और रात में हमें चोर परेशान करते हैं, और इस वजह से हम लोग जंगलों में भाग जाते हैं, वगैरह वगैरह अलग अलग तरह की बुराइयां वो करते हैं। तो इस तरह से राजा जानकारी हासिल करते थे। ऐसी ये जो जातक कथाएं हैं उनसे ज्ञात होता है, किसी अभिलेख से या साहित्य से नहीं होता। दूसरा, इसी के साथ साथ जब ये कर ये जो होते हैं तो फिर क्या करते हैं, जो गरीब हैं वो तो यहाँ से पलायन कर जाते हैं, जंगलों में रहने लगते हैं या दूसरी जगह रहने लगते हैं। राजा का भय है, राजा अगर सुन लेगा, उनकी बुराई सुन लेगा तो फिर खैर नहीं है उनकी। तो ये सब चीज़ें हैं। जो किसान हैं जिनके पास भूमि है वो क्या करते हैं, वो इसको जब कर बढ़ता रहता है और कर वो पूर्ति नहीं कर पाते तो कुछ नए तरीके अपनाते हैं। तो ये करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसान जो है उपज बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो देखिए, दूसरे जो हम पैराग्राफ देख रहे हैं, उपज बढ़ाने के तरीके वो क्या क्या थे, किस तरह से वो बढ़ाते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसकी हम इस चैप्टर की बात की है 620 से, उसी समय से गंगा और कावेरी की घाटियों में जुताई हेतु लोहे के फाल वाले हल का प्रचलन हुआ है। देखिए, ये चीज़ हमने कल भी इससे पहले वाले वीडियो में भी चर्चा की थी कि लोहे का उपयोग बहुतायत में होने लगा है इसमें। तो जुताई के लिए जो फाल लगता था, जिससे ज़मीन को जोता जाता था, वो लोहे का होने लगा, तो इसका प्रचलन होने लगा। लेकिन इसका प्रचलन कहाँ कहाँ था? जो नदियों की घाटी थी वहाँ पर था। उपमहाद्वीपीय भागों में कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। राजस्थान में तो अभी शुरू हुआ है 20वीं सदी में आके, वहाँ शुष्क इलाका था, वहाँ कोई ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। उपमहाद्वीप के जो पूर्वोत्तर और मध्यवर्ती जो क्षेत्र थे
जो पठारी इलाका है, ये जो पर्वत के ढलान है नीचे, जहाँ पर कड़ी है ज़मीन, वहाँ पर कुदाल का उपयोग होता था। अब ये गंगा, और दूसरा गंगा की जहाँ पर पानी की मात्रा अच्छी थी, पानी सिंचाई के लिए बहुत मात्रा में उपलब्ध था, वहाँ पर उन किसानों ने धान पैदा करना शुरू कर दिए, तो उससे उपज बढ़ गई। और धान की भी उपज ऐसे नहीं सीधे बीज बो दिए, पहले पौध तैयार करते थे, उसके बाद फिर उसकी रुपाई करते थे। तो इस तरह से इन्होंने खेती का जो करने का तरीका था वो बदला। दूसरा, इसके साथ साथ सिंचाई के लिए कुएं, तालाबों और नगरों के इंतजाम हो गए। अब देखो यहाँ एक चीज़ और है कि ये सारा काम किसानों ने किया है, या नगरों, या फिर बड़े सम्रांत लोगों ने किया है, या राजा ने किया है, ये सबका मिला जुला असर था। ये देखिए, गुजरात की जो सुदर्शन जो कृत्रिम झील है, बनाई हुई झील है, वो मौर्य काल की है, और वो बाद में बंद हो गई थी, पट गई थी, मिट्टी भर गई थी उसमें, जिसको बाद में शक शासक था रुद्रदमन, और उसने इसको दोबारा उसकी मरम्मत कराई थी, दोबारा उसको खुदाई करवाई थी। और ये गिरनार के जो पाषाण, जो पत्थर का जो अभिलेख है, उससे इसकी जानकारी मिलती है। बिल्कुल क्लियर लिखा है इसमें कि इसकी जो मौर्य काल की ये जो जलाशय था कृत्रिम झील, और वो जो है रुद्रदमन ने उसकी मरम्मत कराई है। तो ये चीज़ें थी, इस तरह से खेती का हुआ। अब देखिए, जो बस्ती के बारे में कुछ चीज़ें हैं। बाणभट्ट जो हरिश्चरित लिखा है हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन का ये बहुत मित्र भी कहा जाता है, और दरबारी था, कवि था, जिसने जीवनी लिखी ये हर्षवर्धन की, हरिश्चरित के नाम से। उसने एक जो विंध्याचल का जंगल का किनारा है, उधर का एक उत्कृष्ट के बारे में एक चित्रण किया है। इस तरह से किया है उसने इसी किताब में। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है, और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्से को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो हैं भी उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों में जाकर बेचने के लिए तत्पर रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थीं। यानी गांव का चित्रण किया है इसके माध्यम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानकारी बहुत कम मिलती है। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, देखिए ये भी बौद्ध कथाओं में से मिलती हैं। भूमिहीन खेतिहर जो मजदूर थे वो, और छोटे किसान और बड़े जो किसान होते थे, ये देखिए जमींदार जिनको कहते थे, जिनके पास ज़मीन होती थी, या सामंत कहते थे, उनका उल्लेख है बौद्ध कथाओं में। पाली भाषा में इसी को गहपति का नाम का प्रयोग किया गया है, किसानों और जमींदारों के लिए भी। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान प्राय वंशानुगत होते थे। तमिल संगम में भी विभिन्न वर्गों का उल्लेख है, जैसे वहाँ तमिल भाषा में वेल्लार, जिनको बड़े जमींदार कहते थे, हलवा, उल्वर, दास या अड़िमाई, इस तरह से अलग अलग वर्गों के तमिल संगम में भी, तमिल साहित्य में भी वर्णन है। तो अब बात करते हैं भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। अब देखिए, ये भूमि है तो भूमिदान हुआ करता था, किसको हुआ करता था ये देख लेते हैं कैसे कैसे होता था। वैसे तो सामंतों के अधीन भूमि होती थी, राजाओं की भूमि होती थी, और कुछ किसान भी जमीन रखते, नहीं तो अधिकांश जो है किसान जो खेती करते थे वो कृषिक जो श्रमिक थे, कृषि श्रमिक। तो ये देखिए किसको भूमि दान में दी जाती थी। भूमिदान धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिया जाता था। भूमिदान के प्रमाण अभिलेखों में दर्ज हैं, इसको हम आगे दिखाएंगे। पत्थरों पर और ताम्र पत्रों पर, अधिकांश संस्कृत भाषा में हैं, कुछ तमिल और तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में भी हैं ये जो अभिलेख है। भूमिदान कृषि के प्रोत्साहन, अब ये किसके लिए भूमिदान दिया जाता था, ये है भूमिदान कृषि के प्रोत्साहन,
दुर्बल होते राजनीतिक अस्तित्व, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी ये समझा जाता था कि राजा कमज़ोर हो रहा है तो अपना बढ़ाने के लिए, या सामंत वगैरह हैं, तो ये लोग भूमि दान में देते थे। और किसको देते थे? ये ब्राह्मणों को या कुछ किसी संस्थाओं को, ताकि उनका प्रभुत्व बना रहे। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर अधिकार नहीं था, ये धर्मशास्त्रों में लिखा है। लेकिन इसका अपवाद भी है। एक अभिलेख द्वारा, अभी हम दिखाएंगे अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय जो 375 AD से 415 तक शासन किया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसकी पुत्री थी प्रभावती, जिसका विवाह हुआ था बाकाटक नरेश से, जो रुद्रसेन थे उनसे हुआ था। और इनका ये जिक्र है, वो भूमि की स्वामी थी, जो ये पद्मावती। तो इसने भूमि दान किया है। देखिए इसके बारे में हम बताएंगे। ये एक लेख है जिसको उसी तरह से उत्कृष्ट कराया गया है। और वो क्या लिखती है इसमें? लेख है ये, प्रभावती ने अपने अभिलेख में यह कहा है। प्रभावती ग्राम कुटुंबनों, ये गांव के जो गृहस्थ और कृषक थे उनके लिए कहा गया है। ब्राह्मणों और दंगुन गांव का नाम है, कि अन्य सभी वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। इस तरह के ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। पूरी मतलब विधि विधान से ये भूमिदान किया जाता था। तो ये एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने, मतलब जो लेने आते थे वो कुछ भी नहीं लेंगे। इस तरह का यहाँ पर जिक्र है। इसको पढ़ लेंगे बाद में, आगे चलते हैं। तो इससे हम ये बताना चाहते हैं कि भूमिदान की प्रथा थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि महिलाएं भी स्वामी हुआ करती थी भूमि का। ये इस अभिलेख से पता चलता है, इसीलिए दिखाया हमने। अब बात करते हैं बच्चों, नगर और व्यापार कैसा था। तो ये देखिए कि जब नगर 6ठी शताब्दी में नए नए नगर बसने लगे थे। हमने बात की थी उदयन की पिछले वाले लेक्चर में। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। पाटलिग्राम था, एक गांव था पाटलिग्राम, छोटा सा एक गांव था। और ये गंगा नदी के किनारे था। तो उसने गंगा नदी के किनारे की ज़मीन को चुना उसने, क्योंकि यहाँ से आसानी से आवागमन हो सकता है। और इसी तरह के बहुत सारे नगर बसे नए। तो देखिए कौन कौन से, ये पाटलिपुत्र की बात की हमने, ये जो नदी मार्ग के किनारे पर था। इस तरह से बहुत सारे गांव थे। उज्जैनी जैसे नगर भूतल मार्गों से जो स्थल मार्ग थे वहाँ से। पोहार जैसे ये समुद्र के किनारे थे। ये हमने 3-4 का वर्णन किया है। मथुरा जैसे नगर जो व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र, इस तरह से ये विकसित हुए ये नगर अलग अलग उद्देश्यों के लिए। तो नए नए नगर बसे, विकसित हुए। इसमें हम देखते हैं, देखिए ये पोहार की बात की हमने, ये है पोहार है। और इधर ये उज्जैनी है, जिसकी बात कर रहे हैं, मथुरा है, पाटलिपुत्र है। और देखिए ये सुपरा, ये हमारा बंदरगाह है, जहाँ से पश्चिम एशिया के लिए, अभी हम आगे बात करेंगे, पश्चिम एशिया के लिए व्यापार होता था इन लोगों से। और ये यहाँ से, ये यहाँ पर जो बंदरगाह थे। तो ये हमारा चित्र है जिसके माध्यम से हम नगरों को समझ रहे हैं। नए नए नगरों की स्थापना हुई है 6ठी शताब्दी के, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 620 से पहले की कहानी है। और उसके बाद ये बहुत सारे नगर बसे। यहाँ की जो नगरीय जो जनसंख्या थी, अब देखिए देहात अलग चीज़ थी और नगर अलग चीज़।
नगर में जो जनसंख्या थी वो कैसे कैसी थी, तो एक तो ये कि जो संभ्रांत लोग थे वो समृद्ध थे, तो अच्छे अच्छे महल में रहते थे, अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। तो वो वस्तुएं वो उपलब्ध कौन कराता था, कैसे उपलब्ध होती थी? देखिए, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार, शासक वर्ग और राजा किले बंद नगरों में रहते थे। किले बंद मतलब चारों तरफ से खाई खुदी है, फिर बहुत बड़ी बड़ी दीवार है और अच्छे अच्छे आलीशान महल बने हुए हैं, बड़े बड़े ये जो किले हैं उनमें राजा रहते थे। फिर बहुत आलीशान जो महल हैं उनमें उनके जो कुलीन वर्ग है वो रहता है, सामंत वगैरह जगह 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 रहते थे। लेकिन इनको बनाता कौन है, इन किलों को, ये महत्वपूर्ण था। तो यहाँ शिल्पकार थे। शिल्पकार गांव से तो आएंगे नहीं, तो क्या होता था, ये वहीं पर बसते थे। शिल्पकार भी नगरों में ही बसते थे। तो ये जो जनसंख्या होती थी नगरी, वो किसकी, जो बड़े बड़े लोग हैं और उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनके इर्द गिर्द जो सेवा करने वाले या मजदूर, श्रमिक, जो कारीगर, इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ती थी। और आज भी ऐसे ही नगरों में बढ़ता है। तो ये चीज़ें मतलब जो सम्भ्रांत और शिल्पकारों के मध्य जो थी। उसके बाद अमीर लोगों के उपयोग के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे बर्तन, विशेष प्रकार के बर्तन, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे, मतलब बहुत बहुमूल्य चीज़ों की जो पदार्थ हैं उनसे बने गहने, आभूषण, हथियार और अनेक तरह के जो उपकरण थे वो जो तैयार किए जाते थे, वो कौन करता था? शिल्पकार, कारीगर। तो ये कहाँ जाएंगे? शहर में रहते तो शहर में भी रहेंगे। और इसी तरह से आज भी हम देखते हैं, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, आज भारत में देखें तो मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, इधर बंगाल है, मद्रास है, कानपुर है, लुधियाना, बहुत सारे नगर जो जिनका नगरीकरण हुआ है वो कैसे हुआ है? क्योंकि जो गांव से लोग वहाँ पर गए हैं और वो कारीगर, शिल्पकार, मजदूर, यही लोग हैं। और बहुत सारे संभ्रांत लोग भी हैं, यानी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों में मालिक हैं और वहाँ। तो इसी से समझ लेना आवश्यक है मेरे ख्याल से, कि जो आज स्थिति है उसी स्थिति से समझ लो कि उन नए नए नगर कैसे बसे हैं और उनकी जनसंख्या किस प्रकार की थी। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ, इसका एक सीधा सा एक उदाहरण दूंगा। जैसे आगरा की मैं बात करूं तो आगरा में घर घर गली गली में जूते बनाए जाते हैं। और जूते कैसे बनाए जाते हैं? जो जूते बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड जूते बनाए जाते हैं। तो बनते कैसे हैं? वो माल दे देते हैं, इनके बीच में एक बिचौली होते हैं, जो कंपनी होती है वो इनको सामान देती है और बना हुआ माल वापस लेती है। इनके साथ एक कॉन्टैक्ट होता है, तो पर पीस के हिसाब से जैसा इनका साथ कॉन्टैक्ट हो जाए वो सामान इनसे बनवाते हैं। तो ये जो इनके साथ जो कॉन्टैक्ट है, ये जो संघ है, उस समय भी ऐसा ही संघ था जिसको श्रेणी कहा जाता था। यानी उत्पादक जो बनाने वाला है, जो पैदा करने वाला है, वो और व्यापारी जो माल को बेचने वाला है, उसके बीच में एक संघ होता था। वो दोनों मिलके एक संघ बनाते थे जिसको श्रेणी कहा जाता था। तो अब आगे बात करते हैं उपमहाद्वीपीय और उसके बाहर का व्यापार। यहाँ कैसे होता था? 6वीं शताब्दी, वही 600 BC से नदियों और भूमार्गों का जाल बिछा हुआ था उस समय। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, नदियों के किनारे और जलमार्ग से बहुत सारा सामान आता जाता था। व्यापार बहुत मतलब सस्ता भी होता था और बहुतायत मात्रा में व्यापार नदियों के माध्यम से होता था। पश्चिमी बंदरगाहों से जलमार्ग, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने बात की थी, पश्चिमी बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक और यूरोप तक चला जाता था। बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाता था। रोमन साम्राज्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च और मसाले, कपड़े और जड़ी बूटियों का बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था यहाँ से, हमारे यहाँ से। थलमार्ग से भी होता था, जैसे वहाँ तक पहुँचाना है या ऐसे ही व्यापार करना है, अंदर करना है, या एशिया साइड में जाना है, पश्चिम एशिया में थलमार्गों से जाना है। तो ये कैसे जाते थे? बैलगाड़ियों से, घोड़े, खच्चरों और आदि जानवरों से लाद कर।
ये व्यापारी साथ में चलते थे। और इसकी जो सुरक्षा होती थी, देखिए व्यापारी जो ऐसे चलते थे तो रात में जहाँ अब महीनों महीनों लग जाते थे, तो जहाँ पर भी रात हो गई वहाँ ठहर जाते थे। इनकी सुरक्षा कौन करता था? जगह जगह इनके ठहरने की व्यवस्थाएं होती थी। तो इनकी सुरक्षा के बदले इनसे धन लिया जाता था। राजा इनकी सुरक्षा करता था और बदले में इनसे धन लिया जाया करता था। एक इसी तरह का एक उदाहरण है, एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है। ये यूनानी भाषा का है। ये यूनानी में पेरिपल्स समुद्री यात्रा कहते हैं और एरिथ्रियन लाल सागर, यानी जो समुद्री यात्रा थी लाल सागर तक थी, ये दर्शाता है। यूनानी ये यात्री था। अब वो लिखता है, भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे शब्द का इस्तेमाल किया है, विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाज़ारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरों और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात किया जाता है। ये एक साक्ष्य है यूनानी का, जिसको हमने दिखाया। सिक्के और राजा, देखिए राजा और सिक्के में क्या फ़र्क था। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन, देखिए पहले वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु दूसरे को दे दी और दूसरे को बदले उस चीज़ ले ली, तो इस तरह का होता था। लेकिन ये बड़ा कठिन था, तो क्या हुआ, सिक्के छापना शुरू कर दिए और सिक्के से आसान हो गया व्यापार। सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, वही 620 ईस्वी में चांदी और तांबे के आहत सिक्के, ऐसे ही कच्चे, उस पर टप्पा लग जाता था तो वो एक पहचान बन जाती थी। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को मौर्य वंश के प्रतीकों से मिलाकर पहचान की गई है। इसकी पहचान की गई है, जिससे ऐसा पता चलता है कि सिक्के राजा जारी करते थे। संभव है कि व्यापारी, धनपतियों, या ऐसा भी संभव है कि कोई बड़े बड़े लोग भी जारी करते हों। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी में कुषाण राजाओं ने जारी किए, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए, जो बाद में 600 एडी के आसपास हर्षवर्धन के समय ये बंद हो गई। आगे बात करते हैं मूल बातें, अभिलेखों को कैसे निकाला गया, कैसे पढ़ा जाता था, ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया। देखिए सबसे पहले तो यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से सहायता से आधुनिक बंगाली को पहले सीखा और उसके देवनागरी लिपि में जो पांडुलिपियों का अध्ययन किया। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों से नमूना जो लिया, उसकी तुलना की उससे, तब जाके ये इसकी जान पहचान हुई। तो इससे इस तरह का बड़ा कठिन काम था, बहुत मुश्किल हुई। लेकिन यूनान में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यूनानी जो सिक्के थे वो दोनों भाषाओं में लिखे हुए थे। 2 से 1 सदी के थे। सिक्कों पर राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में मिलते थे और प्राकृत भाषा थी, इसकी लिपि अलग अलग थी। अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया इसकी वजह से। देखिए ये कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं ब्राह्मी लिपि की। इधर जो राइट साइड में है वो देवनागरी लिपि के अक्षर हैं और लेफ्ट साइड में है वो ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं। आगे देखिए अभिलेखों के से साक्ष्य जो प्राप्त होते हुए हैं, वो अशोक का जो अभिलेख है, आदेश है अभिलेख का। देखिए राजन, ये देवनाम प्रिय मतलब प्रियदर्शी, पहले भी हमने कहा था, ये देवनाम प्रिय मतलब देवों का प्रिय, प्रियदर्शी मतलब एक सुंदर मुख वाला व्यक्ति, ये राजा के लिए इंगित किया जाता है। अतीत में मसालों को निपटाने के लिए ये इस तरह के आदेश जारी करता था। और इधर सिक्के हैं, यूनानी सिक्के हैं, जो मिनंडा राजा था उसके समय के सिक्के हैं। एक तरफ राजा का सिक्का है, राजा का फोटो है, दूसरी तरफ ये देवी देवताओं का है। तो इस तरह का होता था। अब देखिए अभिलेख जो साक्ष्य हैं उसकी कुछ सीमा होती है। सीमा कैसे, देखिए एक तो ये जो तकनीकी सीमा है और मौलिक सीमा। तकनीकी क्या है, देखिए हल्के उत्कीर्ण किए हुए जो उकेरा जाता था पत्थरों पर, तो हल्के हैं तो वो बहुत साल पुराने हैं, तो फिर वो क्या था, वो भद्दे से पड़ जाते थे, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत आसान नहीं रहता था। और जो कुछ अभिलेख ऐसे भी होते थे जो नष्ट हो गए थे,
या कट पिट गए, टुकड़े हो गए, वो उनमें से कुछ अक्षर लुप्त हो जाते थे। तो इनको पढ़ना इतना आसान नहीं था। शब्दों का वास्तविक अर्थ निकालना सरल नहीं था, क्योंकि उस समय वो क्या कहना चाहता है और अब क्या है, ये बड़ी मुश्किल थी। और सबसे बड़ी बात ये कि कहाँ से कहाँ इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, तो और कितनी भाषाएं कैसे कैसे हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ों की, ये जो कुछ तकनीकी चीज़ें थी जिनकी वजह से इनके जो साक्ष्य हैं उसकी भी हम कुछ सीमाएं निर्धारित करती हैं इन सब चीज़ें। अब मौलिक समस्याएं भी क्या हैं, देखो आज के जो महत्वपूर्ण विषय हैं राजनीतिक और आर्थिक अभिलेखों में दर्ज किए गए हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। खेती की दैनिक क्रियाएं हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख हैं, ये सब चीज़ें जो अभिलेखों में नहीं है। अभिलेखों में वही चीज़ें हैं जो राजा चाहता था, सारी चीज़ें उसमें नहीं है, सारी चीज़ें डाली भी नहीं जा सकती थी। तो ये कुछ सीमाएं उस समय के जो शासन प्रशासन राजा प्रजा सारे के बारे में जानकारी हासिल नहीं हो सकती। ये इसका मतलब यही है, अभिलेखों की साक्ष्य की सीमा का मतलब यही है कि हर बात का, उस समय का हर बात का ज्ञान नहीं है हो सकता। बहुत सारी चीज़ें अभी भी जानकारी नहीं हुई है, हम उसको अंदाज़ा ही लगा रहे हैं। तो ये रहा आज का चैप्टर, समाप्त हो गया। अच्छा लगा होगा, लाइक करिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।